नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। अखनूर के चौकी चौराहा में फटा बादल, अचानक बादल फटने में मची तबाही, 200 से ज्यादा घर जलमग्न हुए। आज भारत आएंगे भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे पत्नी के साथ जाएंगे गया और अयोध्या। दिल्ली में आज से जीएसटी परिषद की बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक में जीएसटी रिफॉर्म्स पर लिया जाएगा फैसला। दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक आज और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का आज फिर से लगेगा जनता दरबार, सीएम पर 20 अगस्त को सुनवाई के दौरान हुआ था हमला। मराठा आरक्षण आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई कल। जोरांगे ने अनशन खत्म किया था, कोर्ट ने आज सुबह तक मैदान खाली करने को कहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर रोहतास से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर सासाराम में गुरुद्वारा बिहार रोहतास से आपको ये खबर बता रहे हैं, स्थित रोड स्थित चाचा फाल्गुन समिति के गुरुद्वारा में पंजाब में से चल करके बिहार के पटना साहिब गुरुद्वारा होते हुए जत्था सासाराम के ऐतिहासिक नगरी में पहुंचा और पत्रकारों से रूबरू होते हुए सरदार मनजीत सिंह ने कहा कि हम लोग पंजाब से आए हुए हैं और बाबा के दरबार में अर्जी लगाया है। उन्होंने कहा कि कमेटी के सेवादार ने बेहतर सुविधा किया उपलब्ध कराई और जो भी छोटी मोटी जो खामियां हैं वो रह गई हैं उसे पूरा करने को भी अपील की गई है। और इस दौरान मौके पर पंजाब के पटियाला से सफर तय कर अनमोल कौर ने बताया कि जिस तरह पूरे देश के गुरुद्वारा में व्यवस्था की गई उसी तर्ज पर सासाराम गुरुद्वारा में भी बेहतर सुविधा मिला और उन्होंने सेवादारों को धन्यवाद दिया और कमेटी से आग्रह किया कि इससे और बेहतर सुविधा होनी चाहिए ताकि पिछली बार मैं पुनः हम लोग आएंगे और इससे और बेहतर सुविधा मुझे मिल पाएगी। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने कमेटी के तमाम सेवादार को बेहतर सुविधा से काफ़ी प्रसन्न किया जाएगा। जी 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 स्टार्ट। जी 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 स्टार्ट। हम पटना साहिब से आए हैं, पंजाब से आए हैं, पटियाला ज़िला से। पटना साहिब से आए हैं, पटना साहिब भी तीर्थ यात्रा की है, वहाँ से इस स्थान का पता चला था। हम वहाँ से स्पेशल अपनी गाड़ी को वैल्यूज करके यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए। अच्छा लग रहा है, माहौल बढ़िया है। बाकी यहाँ का जो सो संगत का जो भी अभ्यास है, हमें बाबा जी ने इतिहास सुनाया, बहुत बढ़िया अच्छा लगा सब। क्या लग रहा समय है? कम है, नहीं तो हम एक रात रुक के जाते। समय कम था, पता नहीं था यहाँ रहायश का प्रबंध है। अगर पहले पता होता तो हम रात रुकने का यहाँ पर अपना प्लान बना के आते। विधि व्यवस्था कैसा लगा यहाँ विधि की? व्यवस्था अभी तक तो जो देखा सब अच्छा है अभी तक तो। क्या लग रहा है बिहारवासी कहीं ना कहीं? नहीं, बहुत अच्छा है। हम देखते हैं कि पंजाब के साथ कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट है इनके भी। अच्छा है, जो भी गुरुद्वारे का साफ़ सफाई का प्रबंध है, जो भी संगत की आने का वेलकम किया, सब बहुत अच्छा किया सबने। किसी तरह की परेशानियाँ आपको कोई अभी कुछ तक भी तो ऐसा कोई परेशानी नहीं है। बाकी यही है, थोड़ा कष्ट है ये बात का है। जी। अगर पता होता हमें कि यहाँ रुकने का प्रबंध है तो हम रात रुक के जाते। एक आध इलाका है जैसे हमने सुना था बिहार में, और ये जो ऐतिहासिक स्थान है उसको बहुत अच्छे से यहाँ के लोगों ने, यहाँ की कमेटी ने बहुत अच्छे से मतलब उसकी मैनेजमेंट करके रखी है। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे से बना के रखा होगा और इतने अच्छे से सजावट करके रखी होगी, लेकिन हमारी उम्मीद से बहुत बढ़िया है।
जो भी है। और जैसे हम देख रहे हैं कि सजावट हो रखी है, नगर कीर्तन आया था असम से, बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान और खबर बठिंडा से आपको बता देते हैं, जहां सांसद हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में शिरोमणि अकाली दल बादल ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ट्रक राहत सामग्री रवाना की। सांसद ने मीडिया से बातचीत करते हुए राहत सामग्री रवाना किए जाने की जानकारी दी और बताया कि सामाजिक दायित्व निर्वहन करते हुए अकाली दल कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत कर राहत सामग्री जुटाई और इससे कुछ दिन पहले भी संगठन ने पीड़ितों को नावी और पीने का पानी मुहैया कराया था और उन्हें गैर राज्य को लोगों से भी पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाने की अपील की। साथ ही बताया कि पीड़ितों की मदद के लिए लोगों से प्राप्त होने वाली सहायता को स्वीकार कर अकाली दल पात्रों तक पहुंचाने को तैयार हैं। आज मैं समूह बठिंडा शहर की लीडरशिप ਨੂੰ ਬਬਲੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੌਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। और खबर चंडीगढ़ से, जहां सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि मां के सम्मान को नहीं समझ सकती कांग्रेस। आरजेडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में अपशब्द बोलने का मामला देश ही नहीं दुनिया में भी मां सबसे अधिक सम्मानित। कांग्रेस आरजेडी के मंच पर बोले गए अपशब्द डॉक्टर अरविंद शर्मा बोले, अपने राजनीतिक जीवन में मैंने इतनी गिरावट नहीं देखी। मां की अहमियत नहीं समझ सकती कांग्रेस और आरजेडी। अगर उन्हें शर्म है तो फौरन निंदा करे, एक्शन ले। आम आदमी पार्टी विधायक अमित पठान माजरा पर बोले, सहकारिता मंत्री जब कोई राजनीतिक दल अपने विचार से भटकता है तो जनप्रतिनिधियों को होती है घुटन, उनका अंदरूनी मामला है, बाकी पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। लगातार बारिश और बाढ़ की स्थिति पर बोले कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और कहा कि जबरदस्त बारिश से पहाड़ी व मैदानी इलाकों में प्रशासन अलर्ट है। बादल फटने की इतनी घटनाएं पहले कभी नहीं देखी गई और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह निगरानी कर रहे हैं। हरियाणा सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आप देखेंगे हमारे देश में, भारत में, क्या दुनिया में माँ का कितना बड़ा सम्मान है। प्रधानमंत्री जी, माता जी को। और खबर आपको बता देते हैं एंद्री से, जहाँ यमुना नदी में आई बाढ़ ने यूपी राज्य से संपर्क तोड़ दिया है और एंद्री की शेरगढ़ टापू गांव से होकर उत्तर प्रदेश जाने वाले मार्ग पर लगभग 5 फुट पानी भर गया। इसलिए हादसे की आशंका समाप्त करने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने सड़क ब्लॉक कर दिया है और इस मार्ग पर आवागमन रोक दिया। और रोके जाने से लोगों को 40 से 50 किलोमीटर लंबा सफर तय कर गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। बता दें कि हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया, जिससे यमुना नदी में अचानक अप्रत्याशित तूफान है और इसीलिए यहां यमुना नदी से सटे इलाके में आबाद गांव बाढ़ से घिर जाने से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं डबकोली कला व डबकोली खुर्द जाने वाला मार्ग भी बाढ़ की चपेट में आकर बंद हो चुका है और क्योंकि बाढ़ का पानी सड़क पर बने पुल से लगभग 3 से 4 फुट
बह रहा है ऊपर। और बता दें कि तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आगमन पर ग्रामीणों ने पुल की ऊंचाई बढ़ाने की मांग उठाई थी। हालांकि प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अब तक ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं हो सकी है। तो थोड़ी ठीक है, नहीं स्थिति तो बहुत नाजुक थी यहाँ। स्थिति का तो इतना हाल था कि मतलब जितना पानी आया था जितना मतलब आर पार होने का, फसलें तो बिल्कुल खत्म है। 150-200 एकड़ जमीन भी खत्म है, वो मतलब जमुना में डाली है, परंतु प्रशासन का कोई और नहीं है। 2023 में जो बाढ़ आई थी, उसका मुआवजा किसानों को मिला? नहीं, कोई मुआवजा नहीं मिला यहाँ कोई कुछ नहीं मिला। जब वोट मांगनी हो जब तो आन का खड़े हो जाए, अब भी हम करेंगे इसना। ये 6 महीने कुड़िया के इसके नक्शे लग रहे बनाना, आज लग कोई कुछ नहीं जा रहे जी, बस यहाँ रिश्तेदारी में जाना था जी। किधर जाना था? इधर सोनली रोड पे जी। यूपी? हाँ जी यूपी। तो अभी रास्ता क्या है? बहुत ज्यादा रास्ता है जी, बहुत ज्यादा खराब हो रहा रास्ता जी। तो बंद है, पानी क्या है? बस ये पुल डूब गया जी, जो गेट वाला पुल है जो ये जमुना का, इसमें पानी हो रहा है यहाँ पर। अब ये कह रहे बडोली से निकले जाना पड़ेगा। बडोली यहाँ से 40 दूर है, बहुत काफी दूर है। और यहाँ की समस्या बहुत ज्यादा खराब है सर। नहीं हुई अभी पानी बहुत ज्यादा है जी। 4-5 फुट पानी फसलों में चल रहा है और सब फसल बर्बाद है। अधिकतर किसान यहाँ कौन सी फसल लगाते हैं? गन्ना भी है, जीरी भी है जी। गन्ना जीरी यही है जी, घास फूस पशुओं का। तो अभी जो धान जो है पकी भी थी? हाँ, बहुत पकी भी है, बहुत ही बात नहीं सर रही, कोई गप रही, कोई निसरी हुई है, कोई पके भी फसल बीच में है। कितना नुकसान मान रहे हैं? नुकसान तो जी 90% है, 10% बचेगा। और खबर सरगुजा से आपको बता देते हैं, जहां जिले के उदयपुर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत दावा के मनोहरपुर गांव में सामुदायिक शौचालय निर्माण को लेकर बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। और वहीं बताया जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों से निर्माणाधीन सामुदायिक शौचालय आज तक पूरा नहीं हो सका। बावजूद इसका पूरा भुगतान निकाल लिया गया कि अनुमानित जो लागत है 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है, जिसमें से सरपंच और सचिव की मिलीभगत से राशि का बंदरबाट कर लिया गया। शौचालय की बाहरी दीवारें और छत देख करके यह प्रतीत होता है कि क्या जो कार्य है पूरा हो चुका है, लेकिन भीतर ना तो टाइल्स लगे हैं और ना ही शौचालय सीटें लगाई गई हैं। पूरी व्यवस्था अधूरी छोड़ दी गई और राशि निकाल ली गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई वर्षों से सरपंच और सचिव से शौचालय को पूरा करने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अब ग्रामीणों ने इस भ्रष्टाचार की शिकायत कलेक्टर से करने की तैयारी की। स्थानीय लोगों का कहना है उदयपुर जनपद में इस तरह के मामले आम हो गए हैं, जहां विकास कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार देखा जा रहा है। ये मामला केवल एक उदाहरण नहीं है, प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। और पेंड्रा से खबर बता देते हैं आपको, नाबालिग साथ जबरन बलात्कार करने वाले आरोपी को एडीजे कोर्ट ने सुनाई है आजीवन कारावास की सजा। घटना के 8 महीने के भीतर ही सुनाया फैसला। आरोपी पंकज पठारी के खिलाफ हुआ था मामला दर्ज। आरोपी के खिलाफ पेंड्रा थाना में पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था और अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रा रोड ज्योति अग्रवाल ने सजा सुनाई है। और छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र में एक बार फिर वन्य जीवों की आवाजाही से हलचल मच गई है।
क्षेत्र के कोल माइंस एरिया में 12 हाथियों का दल पहुंच गया और जो बीते 2 दिनों से सालाही घाट बर्रा, हरिहरपुर और फतेहपुर के जंगलों में घूम रहा है। जानकारी के मुताबिक सुबह के समय हाथियों का ये दल जनार्दनपुर जंगल की ओर चला गया था, लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगी, हाथी फिर से सड़क मार्ग पार करते हुए अंबिकापुर बिलासपुर मार्ग को पार कर वापसी सालाही घाट बर्रा और फतेहपुर के जंगलों में लौट आए। वन विभाग की निगरानी टीम मौके पर तैनात और लगातार हाथियों की गतिविधियों पर भी नजर रखी जा रही है। हालांकि स्थानीय लोगों की चिंता इस बात को लेकर भी है, हाथियों का ये दल नए कोल खनन क्षेत्र की वजह से अपने पारंपरिक रास्ते से भटक गया है। खनन कार्य के चलते उनका आवागमन मार्ग अवरुद्ध हो गया है, जिसके कारण उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। और अब ये देखना होगा कि रात के समय हाथियों को घने जंगलों की ओर सुरक्षित रास्ता मिल पाता है या नहीं। वन विभाग के अनुसार स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि कोई अमानवीय घटना ना हो और हाथियों को सुरक्षित मार्ग दिखाया जा सके। और खबर आपको बता देते हैं संभल से, जहां जिले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपित कपिल सिंघल पर अब पुलिस और न्यायालय का शिकंजा कसता जा रहा है। सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने विवेचक की रिपोर्ट भी सुनवाई करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 84 BNSS के तहत जो आदेश जारी किया गया, इसके बाद फरार आरोपित की संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया मार्ग प्रशस्त हो गई और अदालत ने उसकी उपस्थिति के लिए 12 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। और कपिल सिंघल के खिलाफ संभल जिले के विभिन्न थानों में गंभीर आपराधिक मामले दर्ज और कैला देवी थाने क्षेत्र में उसकी स्क्रैप फैक्ट्री से जुड़े 2 प्रकरण सामने आए। पहले मामले में चोरी के वाहनों को फैक्ट्री में काटने का आरोप और जबकि दूसरे में सील बंद फैक्ट्री में अवैध रूप से CCTV कैमरे लगाए जाने की शिकायत दर्ज हुई थी। संभल के थाना कोतवाली संभल क्षेत्र अंतर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 32/25 अंतर्गत धारा 351 सबसेक्शन 2 व 351 सबसेक्शन 4 भारतीय न्याय संहिता के फरार अभियुक्त कपिल सिंघल के मान्य न्यायालय द्वारा उद्घोषणा जारी की गई थी। उसी के अनुक्रम में आज फरार अभियुक्त के घर पर मुनादी करवाकर उसकी तामील कराई गई। फरार अभियुक्त से अपेक्षा है कि वह स्वयं को नियत तिथि व समय पर मान्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित कर दे। यदि अभियुक्त ऐसा करने में विफल रहेगा तो विधि व्यवस्था अनुसार उसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। और खबर आपको बता देते हैं गाजीपुर से, जोखनिया तहसील के खड़बा डी सहकारी समिति के सचिव द्वारा यूरिया की कालाबाजारी का मामला के न्यूज इंडिया ने उठाया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी ने मंगलवार दोपहर 2 बजे इस बात की पुष्टि खुद जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने की। और दरअसल किसानों की शिकायत पर प्रशासन ने जांच कराई, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ। जांच में पाया गया कि समिति से 250 बोरी यूरिया भेजी गई थी, लेकिन मौके पर 24 बोरी कम मिली। ग्रामीणों की मौजूदगी में गोदाम का स्टॉक गिना गया तो गड़बड़ी की पुष्टि हुई। अपर जिला सहकारी अधिकारी निरंकार मौर्य की टीम ने जब गोदाम का निरीक्षण किया तो दरवाजा खुला मिला। मौके पर कार्रवाई करते हुए गोदाम को सील कर दिया गया और उसे समिति के सभापति की अभिरक्षा में सौंप दिया गया। जिला कृषि अधिकारी की तहरीर पर शादियाबाद थाने में सचिव मोहम्मद शाबिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उन पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा
3/7 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। डीएम ने साफ कहा कि शासन के निर्देश पर खरीफ की फसल के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई गई है और किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। देखिए, खाद की कोई किल्लत नहीं है। पिछले गत वर्ष से हम खाद इस वर्ष में सप्लाई करी है शासन द्वारा, और उसका हम लोगों ने वितरण भी कराया है, और बहुत ही अच्छे से वितरण कराया है कि पिछले वर्ष जो कृषक लाभार्थी थे उससे ज़्यादा कृषकों को इस बार हमने लाभ पहुँचाया है। ये सहकारिता और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिला के बता रहा हूँ। और इसी को लेके यहाँ पे काफ़ी सतर्कता भी बरती जा रही है कि कोई भी किसान ज़्यादा से ज़्यादा न ले, मतलब कोई भी छुपाते हुए जोत के हिसाब से ही लोग लेके जाएं, और अधिकतम एक बार में 2 बोरी लेके जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कृषकों को हम लाभान्वित कर सकें। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर गाजियाबाद से, जहां देर रात से ही लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रखा है। शहर हो या देहात, सड़क हो या फिर गलियां, सभी जगह पानी ही भरा हुआ है और ऐसे में आम लोगों को चाहे अस्पताल जाना हो या फिर रेलवे स्टेशन, सभी जगह पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि इन रास्तों पे सार्वजनिक वाहन करना बंद कर दिया गया है। और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि जीवनदायिनी एम्बुलेंस मरीजों की जान बचाने के लिए लाचार नजर आ रही है। मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने या फिर सूचना पर मरीज को दुर्घटना स्थल से अस्पताल तक ले जाने वाली एम्बुलेंस पानी के बीच में खड़ी हुई है। ऐसे में ना तो वाहन चालक गाड़ी तक पहुंच सकता है और ना ही खिड़की खोल सकता है, क्योंकि खिड़की खोलते ही पानी एम्बुलेंस के अंदर घुस जाएगा और जहां से रेलवे स्टेशन जाने वाले लोगों को भी पैदल पानी से होकर रेल यात्रा के लिए जाना होगा। और सीतापुर से खबर, हरगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें से एक प्रसूता महिला अपने नवजात बच्चे के साथ अस्पताल की फर्श पर लेटी हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 21 जुलाई का है और इसमें दिखाई दे रही महिला की पहचान मीना पत्नी सरोज के रूप में हुई, जो प्रसव पीड़ा के चलते एक दिन पहले ही अस्पताल में भर्ती हुई थी। वीडियो सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पूर्व ट्विटर से 11 सेकेंड का वीडियो साझा किया और योगी सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया। वहीं सियासी अधीक्षक डॉक्टर संजय गौड़ ने मामले पर सफाई दी और बताया कि अक्सर गर्मी के चलते महिलाएं स्वयं गैलरी में लेट जाती हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड की सफाई के दौरान महिला को बेंच पर बैठने को कहा गया था, लेकिन वह कुछ समय के लिए जमीन पर लेट गई। वायरल वीडियो के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ ने कार्रवाई करते हुए 2 स्टाफ नर्सों राजविंदर कौर और मीना का तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया। मामला अब भी चर्चा में बना हुआ है और स्वास्थ्य विभाग की जवाबदेही पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
खबर बता देते हैं गाजियाबाद से, जहां पर देर रात से हो रही बारिश ने लोगों का जो जीवन है पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर रखा है। और शहर हो या देहात, सड़कें हो या फिर गलियां, सभी जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। आम लोग परेशान हैं, अस्पताल जाने का रास्ता भी नहीं है और रेलवे स्टेशन सहित सभी जगहों पर पानी भरा हुआ है। आलम कुछ ऐसा है कि इन रास्तों पर सार्वजनिक वाहन चलना भी बंद हो गए हैं। तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे थे कि जीवनदायिनी एम्बुलेंस मरीजों की जान बचाने के लिए लाचार नजर आई और मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने या फिर सूचना पर मरीजों को दुर्घटना स्थल से अस्पताल तक ले जाने वाली एम्बुलेंस पानी के बीच खड़ी हो गई और वो भी चल पाने में असमर्थ नजर आई। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारी बारिश ने पूरी तरह से लोगों को परेशान कर रखा है और ऐसे में जो एम्बुलेंस है वो भी पानी के बीच फंस गई और इसी के साथ ही साथ लोगों को आने जाने में भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच हरिद्वार से भी आ रही है खबर। हरिद्वार से बता देते हैं, गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। कनखल सती घाट पर युवक गंगा में बह गया। तेज बहाव में युवक के बहने से घाट में हड़कंप और विसर्जन की खुशियां मातम में बदल गई। पुलिस और गोताखोर युवक जो टीम थी युवक की तलाश में जुटी रही, लेकिन अभी तक तलाश नहीं कर पाई है। फिलहाल ये तस्वीर दिखा रहे गणेश विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। विसर्जन के दौरान एक युवक देखते ही देखते नदी में बह गया। तो तेज बहाव के कारण आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं। विसर्जन की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी बीच तेज बहाव की चपेट में आने से युवक नदी में बहता चला गया। हालांकि बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उस समय तेज बहाव के कारण युवक को निकाला नहीं जा सका। हालांकि गोताखोर की जो टीम है वो तलाश कर रही है। कनखल सती घाट पर विसर्जन कार्यक्रम चल रहा था, खुशियां मातम में तब्दील हो गई। और रुड़की से खबर, रुड़की के दिल्ली रोड स्थित एक निजी होटल में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। और इसी बीच पर्यवेक्षक एवं राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी पहुंचे। उन्होंने कहा कि संगठन सृजन अभियान के तहत प्रत्येक जिले में कांग्रेस के राष्ट्रीय
पदाधिकारियों द्वारा सांसद, विधायक और स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। उन्होंने बताया कि संगठन के सृजन में प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसलिए सभी से राय शुमारी होगी, जिसमें से जिलाध्यक्ष के पद के लिए नाम लिए जाएंगे। इसके साथ ही मंडल, ब्लॉक और बूथ की कमेटी का भी गठन कार्यकर्ताओं की राय शुमारी से होगा। जिलाध्यक्ष के लिए आए नामों को पार्टी हाईकमान के सामने 16 सितंबर तक रखा जाएगा और उनमें से एक अध्यक्ष तय होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का पदाधिकारी उसे ही चुना जाएगा जिन्हें पार्टी में कम से कम 5 वर्ष हो गए हो। उन्होंने बताया कि जिलाध्यक्ष चयन में प्रदेश के नेताओं की सिफारिश नहीं, बल्कि सीधे राष्ट्रीय नेता सीधे तय करेंगे कि जिले की कमान ऐसे हाथों में हो जो पार्टी की रीति नीति को समझता हो। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मजबूत न होने का प्रमुख कारण यह है कि कांग्रेस में कार्यकर्ता कम और नेता ज्यादा है, जिसकी वजह से कांग्रेस कमजोर हो रही है। साथ ही कांग्रेस में अनुशासनहीनता भी देखी जाती है, जिस पर अब पार्टी द्वारा कड़े निर्णय भी लिए जाएंगे। जी आप लोगों के बीच है। मैं इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे सभी पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार साथी हैं, पत्रकार बहनें, अध्यक्ष कौन बनेगा, विधानसभा में टिकटों का वितरण जो है वो कैसे होगा, इस परंपरा को हटकर राहुल जी ने और आदरणीय खड़गे जी ने निर्धारित किया गया है। समस्त मजबूत कार्यकर्ता है, जितने भी हमारे साथी सहयोगी हैं, मैं उन सबका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं अपने प्रेस के हमारे रुड़की ग्रामीण में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव श्री राजेश तिवारी जी और हमारे जितने भी पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं, बारी बारी से आपको इस संगठन सृजन अभियान के बारे ममता राकेश जी आप लोगों के बीच है। मैं इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे सभी पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार साथी हैं, पत्रकार बहनें, अध्यक्ष कौन बनेगा, विधानसभा में टिकटों का वितरण जो है वो कैसे होगा, इस परंपरा को हटकर राहुल जी ने और आदरणीय खड़गे जी ने निर्धारित किया गया है। समस्त मजबूत कार्यकर्ता है, जितने भी हमारे साथी सहयोगी हैं, मैं उन सबका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं अपने प्रेस के हमारे रुड़की ग्रामीण में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव श्री राजेश तिवारी जी और हमारे जितने भी पदाधिकारीगण यहाँ पर मौजूद हैं, बारी बारी से आपको इस संगठन अभियान के बारे ममता राकेश जी आप लोगों के बीच है। मैं इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे सभी पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार साथी हैं, पत्रकार बहनें, अध्यक्ष कौन बनेगा, विधानसभा में टिकटों का वितरण जो है वो कैसे होगा, इस परंपरा को हटकर राहुल जी ने और आदरणीय खड़गे जी ने। और कालाडूंगी से खबर है, 16वें गणेश महोत्सव का मूर्ति विसर्जन के साथ समापन हो गया है और जिसका शुभारंभ पौराणिक शिव मंदिर कालाडूंगी में मूर्ति स्थापना के साथ हुआ। मूर्ति स्थापना के दौरान रात्रि में पूजा अर्चना और भजन कीर्तन के साथ झांकियों का भी आयोजन किया गया। वहीं आज शिव मंदिर के से भव्य झांकी के साथ बौर नदी में मूर्ति विसर्जन के साथ गणेश महोत्सव का समापन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं शासन प्रशासन गणेश महोत्सव में मुस्तैद रहा। और रुड़की से खबर, रुड़की नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 32 वर्ल्ड बैंक कॉलोनी में सड़क निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सामूहिक रूप से समाजसेवी एडवोकेट मोहम्मद मुबशिर के नेतृत्व में नगर निगम में नगर आयुक्त आर मेयर को प्रार्थना पत्र दे करके उसमें मांगे की गई हैं और ज्ञापन भी सौंपा गया, जिस वजह से सड़क को आरसीसी अथवा तारकोल से बनाने की मांग की गई।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क बादशाह चौक से लेकर सुमीर चंद के मकान तक इंटरलॉकिंग टाइल से बनाई जानी प्रस्तावित है और इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है और यहां से भारी वाहनों का ट्रैफिक भी गुजरता है। इसलिए इस मार्ग से टाइल से सड़क निर्माण करना पैसों की बर्बादी होगी, जो कि कुछ ही दिन बाद टूट जाएगी। लोगों का कहना है कि टूटी सड़क होने से आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है, लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है। वार्ड के निवासियों ने नगर निगम से मांग की कि सड़क का निर्माण स्थायी रूप से आरसीसी या तारकोल से कराया जाए। हम किसी भी सूरत पे हम वो लोग नहीं बनने देंगे। वार्ड नंबर 32 से लगातार मेरे पास फ़ोन संपर्क और सब लोग आ रहे थे। सब लोगों की गुजारिश ये थी कि हमारे वार्ड में जो मुद्दतों बाद आज सड़क बन रही है, वो सड़क शुरुआत से तारकोल की बनी हुई थी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक रहता है और पूरे दिन जाम की समस्या रहती है। उस जगह तारकोल की सड़क को उखाड़ के वहाँ पर इंटरलॉकिंग टाइल की सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वो सड़क फ़िलहाल उखाड़ दी जा चुकी है। उखाड़ने के बाद हम लोगों को पता चला कि वहाँ पर इंटरलॉकिंग की टाइल बन रही है, जिसके चलने से वहाँ हैवी व्हीकल होने के कारण वहाँ पर आवागमन इतना है कि वो कुछ दिन में ही वो दब जाएगी, उखड़ जाएगी। वार्ड नंबर 32 के वहाँ के जो लोग हैं, ये एडवोकेट मोहम्मद मुबस्सिर के नेतृत्व में आए हुए हैं। इनका कहना है कि जो हमारे वार्ड में सड़क बनाई जा रही है बादशाह होटल से दिनेश शर्मा जी की दुकान तक, वो रोड जो है इंटरलॉकिंग टाइल्स से बनाई जा रही है। कह रहे हैं वहाँ चूँकि गाड़ियों का आवागमन ज़्यादा है हैवी व्हीकल का, और इंटरलॉकिंग टाइल्स की यदि रोड बनती है तो उससे नुकसान होने की संभावना है। तो अभी हम इनको यही आश्वस्त करें कि जो हमारा बोर्ड में प्रस्ताव पास हुआ है, ये सड़क के सिलसिले में आया गया है। यहाँ से जो तारकोल की सड़क थी ऐसी ही बनाई जाए या आरसीसी की बनाई जाए, और इंटरलॉक वाली सड़क बिल्कुल नहीं बनाई जाए। हमारी बस यही है। काफ़ी रोड चढ़ता है 24 घंटे, 10-10 टायरा और छोटे हाथी और पिकअप वगैरह जो है चलते ही रहते हैं वहाँ पे, और टाइम में जो है जाम लगता है वहाँ। इसका विरोध होगा, चाहे वो पास है नहीं पास है, इसका जो है हम मन नहीं देंगे बिल्कुल। और इसी के साथ ही आगामी 5 सितंबर को आईआईटी रुड़की का 25वां दीक्षांत समारोह आयोजित होगा, जिसमें से इस वर्ष 2614 छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी जाएंगी। आईआईटी रुड़की की सीनेट हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्थान के निदेशक के पंत ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 25वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जितेंद्र सिंह होंगे और उनके साथ सेवानिवृत्त आईएएस प्रोफेसर डॉक्टर निर्मलजीत सिंह कलसी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। वहीं दीक्षांत समारोह के दूसरे सत्र के मुख्य अतिथि संस्थान के एलुमनियाई और विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 2614 छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी जाएंगी, जिनमें से 1267 स्नातक स्तर पर, 847 स्नातकोत्तर स्तर पर एवं 500 छात्र छात्राएं पीएचडी की शामिल हैं। इनमें से 24% यानी कि 602 छात्राएं, जिसमें से 168 पीएचडी छात्राएं हैं। इनमें से 70 छात्र छात्राएं विदेशी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम स्नातक छात्रों को उपलब्धियों का उत्सव मनाने के साथ आईआईटी की राष्ट्र सेवा की 178 वर्षों की विरासत को भी दर्शाएगा। एक जो कंडीशंस हैं, चाहे हैवी रेंज की बात करते हैं, फ्लड्स आ जाता है, तो इस बार का हमारा जो दीक्षांत समारोह है 5 सितंबर को मनाया जाएगा, और कुल मिला के जो है हम लोगों ने 2614 छात्रों को डिग्री दी जाएंगी। और इस कन्वोकेशन के जो मुख्य अतिथि हमारे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और वो एक जाने माने फिजिशियन रहे हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं। उनके अलावा डॉक्टर निर्मलजीत सिंह जो हमारे एलुमनाई भी हैं आईआईटी रुड़की के और रिटायर्ड आईएएस हैं, तो फॉर्मर चेयरपर्सन जो है एनसीवीटी जो नेशनल काउंसिल है ऑफ वैल्यू एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग थी, तो जो जिसमें काफ़ी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कराए जाते हैं, तो और वो फॉर्मल एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे पंजाब गवर्नमेंट के, वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे।
शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन आज सीएमएस गोमती नगर एक्सटेंशन कैंपस ऑडिटोरियम से संपन्न हुआ और समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, राज्यसभा सांसद द्वारा दीप प्रज्वलन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। और इस अवसर पर अपने संबोधन में डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि वास्तविक शिक्षक वह है जो बच्चों को आने वाले कल के लिए तैयार करे। वास्तव में शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान का नाम नहीं, बल्कि इसमें संस्कार, परंपराएं, सद्गुणों का विकास भी शामिल है। और उन्होंने छात्रों को जय जगत एवं वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति से अवगत कराने के लिए सीएमएस की भूरी भूरी प्रशंसा की। सीएमएस प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने कहा कि सीएमएस के सभी शिक्षक व अन्य कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं, जो बच्चों को पढ़ाई के साथ ही उनका चरित्र निर्माण कर देखिए, जहां तक छात्र संघ के चुनाव से संबंध है, हम लोगों ने अभी रिसेंटली समस्त थाना प्रभारियों के साथ एक बीसी की थी और क्लियर निर्देश दिए गए हैं कि जिन जिन थाना क्षेत्रों में पूर्व कोई क्रिमिनल हिस्ट्री रखने वाले लोग हैं, आपस में प्रतिद्वंदता पुरानी है, तो पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई पहले ही कर ली जाए। किसी भी प्रकार से लाठी डंडे, गोलियां, ये सब का कल्चर जो है हम तभी बंद कर पाएंगे जब पुलिस उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई समय से कर पाएगी। और यदि किसी भी प्रकार से पुरानी प्रतिद्वंदता के चलते छात्र संघ चुनाव के दौरान कोई वायलेंस सामने आता है, तो संबंधित थाना प्रभारी, चौकी प्रभारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और खबर नैनीताल से आपको बता देते हैं, जहां रामनगर क्षेत्र में ढीकुली गांव के पास कुमायूं गढ़वाल मोटर यूनियन की एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार आधा दर्जन यात्री घायल हो गए और जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को तुरंत रामनगर संयुक्त चिकित्सालय लाया गया, जहां से गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। यात्रियों के मुताबिक सुबह लगभग 7:30 बजे के करीब चौखटिया जौरासी के लिए रवाना हुई थी और ढीकुली के तरंगी और मुन्नू महारानी रिजॉर्ट के पास तेज रफ्तार जिप्सी और टेम्पो आ गया और इसलिए बस चालक प्रताप सिंह ने दोनों वाहनों को बचाने के लिए गाड़ी को साइड करते समय बस का अगला पहिया सड़क किनारे कच्चे हिस्से में धंस गया और बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस पलटते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। हेलो
शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन आज सीएमएस गोमती नगर एक्सटेंशन कैंपस ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा सांसद द्वारा दीप प्रज्वलन एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि वास्तविक शिक्षक वह है जो बच्चों को आने वाले कल के लिए तैयार करे। वास्तव में शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान का नाम नहीं है, बल्कि इसमें संस्कार, परंपराएं और सद्गुणों का विकास भी शामिल है। उन्होंने छात्रों को जय जगत एवं वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति से अवगत कराने के लिए सीएमएस की भूरी भूरी प्रशंसा की। सीएमएस प्रबंधक प्रोफेसर गीता गांधी किंगडन ने कहा कि सीएमएस के सभी शिक्षक एवं अन्य कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। In the frame, along with respected Chacha ji, my didi, and respect. ग्लोबलाइजेशन का सिंबल बना हुआ था, वो कह रहा अमेरिका फर्स्ट। इसका अर्थ क्या हुआ? विश्व एक बहुत बड़े और वहीं खबर चंपावत से बताने जा रहे हैं, जहां जिले के टनकपुर क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी के चलते शारदा नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है और जिससे नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। प्रभावित क्षेत्रों में कई घरों और खेतों में पानी भर गया है। लखीमपुर खीरी जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों में शारदा के तेज कटाव के चलते कुछ मकान नदी में समा चुके हैं और टनकपुर में भी प्रशासन ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। बनबसा बैराज से 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे कि निचले इलाकों की स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें बाढ़ प्रभावित गांव में राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि फसलें जलमग्न हो चुकी हैं और कई परिवारों को अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ रही है। पहाड़ों में लगातार बारिश की वजह से जो है पानी इस शारदा नदी में जो है उफनाया हुआ है। इससे लगातार जनहानि भी हो रही है और जगह जगह पानी भरा हुआ है। ये पानी जहां टनकपुर क्षेत्र को प्रभावित करता है, वहीं इसका पानी जो है लखीमपुर पलिया और घनारा घाट नेपाल तक जाता है, जो त्राही मचाता है। तो ये बारिश अभी भी जारी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पर? अभी मौसम विभाग जो बता रहा है उसके हिसाब से जो है अभी कल तक जो है ये बारिश और होने की संभावना है। अगर बारिश यूं ही लगातार होती रही तो कोई भी बड़ी अनहोनी जो है वो हो सकती है। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चंपावत जनपद की अगर बात करें तो शारदा अपने उफान पर है। मेरे पीछे देख सकते हैं शारदा अपने रौद्र रूप में रहे और वहीं शारदा बैराज से 1,72,000 क्यूसेक पानी को यहां से छोड़ा जा रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश के कई इलाके बाढ़ की जद में हैं। क्षेत्र के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। शासन प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यहाँ पर लगातार जो बना रखी है मदद के लिए, वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। पहाड़ों में अगर बात करें तो जगह जगह मलबे आने से सड़कें जाम हो गई है और ऑल वेदर रोड पर भी जाम लग चुका है। जिला प्रशासन ने एहतियातन बरतने के लिए लोगों को निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर जब तक अलर्ट जारी है, जब तक बारिश है, तब तक यहाँ से ना आवाजाही करें और अपनी स्वयं सुरक्षा खुद ही करें। अब देखने वाली बात ये होगी कि आसमान से बरस रही आफत कब थपती है और कब लोगों को इस बाढ़ से निजात मिल पाती है।
सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, चंपावत, टनकपुर। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।